Hello students, in this video we are going to study about the next topic of this chapter, wave optics, and the next topic of this chapter is your interference. Clear? So on coming to the topic interference, interference is what? So before this topic we had studied about the superposition of waves, in which we have seen that when two waves superimpose in the medium, what will be the amplitude of resulting wave as well as what will be the intensity of the resulting wave. Clear? So उसी के आगे क्या है आपका ये, दैट इज योर आपका इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस क्या होता है ये, जब टू वेव्स होती है हमारे पास, ये वी हैव टू वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी. तो आप अगर उस डेरिवेशन को याद करो तो वहां पर पहली वेव अपन ने ली थी y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन ली थी y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा टी प्लस 5. ऑन दैट केस दोनों में ही ओमेगा आ रहा था एंड ओमेगा वाज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं अपन, ये फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. सो दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी, ये सेम थी. दोनों वेव की वेलोसिटी क्या रहे आपकी, ये सेम रहे. ये बात समझ में आ रही है. तब अगर इस टाइप की वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जिनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, अगर वो सेम मीडियम में क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो दो वेव की सुपर इम्पोजिशन से एक रिजल्टिंग वेव बनती है, इतना हमें पता है. तो जो भी रिजल्टिंग वेव बनेगी उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इंटेंसिटी होगी. तो अपन ने इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला क्या किया था पिछले ही क्लास में, अपन ने डिराइव किया, जो वीडियो मैंने कल भेजा था और शायद बहुत कम लोगों ने उसे देखा. तो वहां पर क्या मैंने बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है रिजल्टिंग वेव की, वो इंटेंसिटी कितनी आती है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाइव. वहां पर अपन ने इस इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू भी देखी थी और मिनिमम वैल्यू भी देखी थी. ये बात समझ में आ रही है. तो इसका मतलब जो रिजल्टिंग वेव बनेगी, उस रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 इंटू कॉस फाइव. वो टोटली किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर कॉस फाइव पर. और फाइव क्या है, यहाँ पर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है. अगर क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ होता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, और अगर क्रस्ट से ट्रफ हो गया तो फेज डिफरेंस 180 होता है. तो यहाँ पर अपन ने पिछले डेरिवेशन में इंटेंसिटी की वैल्यूज निकाली थी. एक इसकी मैक्सिमम वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, देन उसके बाद अपन ने इसकी एक मिनिमम वैल्यू भी क्या की थी, फाइंड आउट की थी. तो ये कहा जाता है कि जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी की वेव सेम मीडियम में सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो रिजल्टिंग वेव बनती है, उस रिजल्टिंग वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में क्या करती है, वेरी करती है. रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब फेज डिफरेंस कितना होगा आपको, 180 डिग्री. तो इसका मतलब जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम होने वाली रहेगी तो फेज डिफरेंस 0 होगा, और अगर मिनिमम होने वाली रहेगी तो फेज डिफरेंस 180 का होगा. लेकिन अगर इसके बीच में कोई भी एंगल आ गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो इंटेंसिटी रहेगी वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या करेगी आपकी, ये वेरी करेगी. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन, इंटरफेरेंस बोलते हैं. क्लियर? So what I told you, that when two waves of same frequency and same velocity superimposes in same medium, intensity of resulting wave varies from maximum to minimum. ये बात समझ में आ रही है. And this phenomena is called your interference. Clear? तो इंटेंसिटी रिजल्टिंग वेव की मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करेगी, तो इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं अपन, ये इंटरफेरेंस बोल देते हैं. So there are two types of interference. Clear? The first one is said to be your constructive interference and the second one is said to be your destructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहलाएगा, जब रिजल्टिंग वेव जो भी रहेगी, रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी क्या रहेगी, अगर आपकी है दैट इज योर मैक्सिमम रहती है, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव. लेकिन अगर इसी रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी मिनिमम आ जाए तो क्या कहलाएगी आपकी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी. सो हमारे पास यहाँ पर इंटरफेरेंस के टू टाइप्स हैं. कि द इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना दैट व्हेन टू waves of same frequency, same velocity superimposes in same medium, then the intensity of resulting wave varies from maximum to minimum, and this phenomena is said to be your interference. Interference are of two types. The first one is your constructive interference. Constructive interference is what? It is a such type of interference when the intensity of resulting wave is maximum. Clear? In this interference, intensity of resulting wave is maximum. And what is the destructive interference? तो इन दिस इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव इज मिनिमम. और आप थोड़ा सा इतना पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने वहां पर एक बात की थी कि इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस. जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी इसका मतलब वहां ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, मतलब जैसे लगेगा 100 वाट का बल्ब जल रहा. और जहां इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी उसका मतलब वहां पर 0 वाट का बल्ब जल रहा, ब्राइटनेस कैसी वहां बहुत ही कम है. तो इंटेंसिटी मैक्सिमम को अपन बोलेंगे ब्राइट और इंटेंसिटी मिनिमम को बोलेंगे कम ब्राइट. कम ब्राइट का मतलब डार्क.
ये बात समझ में आ रही है। तो अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो क्या कहलाएगी, वो ब्राइट कहलाएगी, और अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो क्या कहलाएगी, वो डार्क कहलाएगी। इस ब्राइट और डार्क का क्या कॉम्बिनेशन है वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा जब अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो है क्या ये, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस लिखने को आती है कि व्हाट आर द कंडीशंस for formation of constructive interference as well as the destructive interference. So for write down this question, you have to know about the constructive interference. So the interference in which the intensity of resulting wave is maximum is said to be your constructive interference, and the interference in which the intensity of resulting wave is minimum is said to be your destructive interference. ये बात समझ में आ रही है। So this is the basic condition of the constructive interference, that intensity of resulting wave should be maximum, and this is the condition of the destructive interference, that the intensity of resulting wave should be minimum. ये बात समझ में आ रही है। इसको आगे क्या करते हैं, हम प्रोसीड करते हैं। तो हमें पता है कि इंटेंसिटी रिजल्टिंग वेव की क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस पाई। I1 I2 क्या है, I1 I2 उन वेव्स की इंटेंसिटी जो सुपर इम्पोज कर रही है, और अगर दो वेव्स है जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 अगर वो सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो इसका मतलब हो चुका है आपका कि वो जो दोनों वेव्स हैं आपकी है, वो दोनों वेव्स क्या हो रही हैं आपकी यहाँ पर ये, कि उनकी इंटेंसिटी अब चेंज नहीं होगी। करेक्ट, आपने दो बल्ब जलाए, एक 100 वाट का एक 50 वाट का, तो एक की इंटेंसिटी सपोज 100 हो गई, एक की 50, तो अगर बल्ब जल गया तो उसकी इंटेंसिटी आप नहीं चेंज कर सकते। हाँ, चेंज क्या कर सकते हो, उनकी वेव जब सुपर इम्पोज करेंगे तो किस तरीके से सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो इस फेज डिफरेंस को क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। तो मुझे ये निकालना है कि भाई इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, इस रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी। तो ये इंटेंसिटी किस पर टोटली डिपेंड करती है, cos फाई पर। अगर यहाँ पर cos फाई मैक्सिमम हुआ तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और cos फाई अगर मिनिमम हो गया तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। पिछले भी टर्म में अपन ने बात की थी कि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये 1 होती है। तो यहाँ पर लिखा फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम cos फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। और अगर cos फाई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब फाई कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। लेकिन ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब ये अपने आप को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो अगर cos की वैल्यू 1 मिल रही है 0 डिग्री पर, तो कहीं ना कहीं एक और एंगल होगा जहां पर इसकी वैल्यू फिर से क्या मिलेगी आपको, ये 1 मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने वो एंगल्स लिखे जहां जहां पर cos क्या होता है आपका 1 होता है। तो मुझसे पूछा गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में 0 डिग्री होना चाहिए, या तो कितना होना चाहिए 2 पाई होना चाहिए, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, या तो कितना होना चाहिए 4 पाई, 4 पाई का मतलब 720 डिग्री। तो जितने भी ये एंगल होंगे, जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, cos 4 पाई की वैल्यू 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इस तरीके से अगर इवन ऑर्डर में पाई के साथ चलते हैं तो cos की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस होना चाहिए इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए वो कितना होना चाहिए आपका, ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो आप गाना गाने लगोगे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो गाना नहीं गाना, इस फॉर्मूले को अपन जनरलाइज कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले को जो चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, इसको जनरलाइज करके बोल दिया जाता है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n पाई हो जाएगा। और जहां n की वैल्यू कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। अब n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये फाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी, n की वैल्यू 1 रखोगे तो फाई की वैल्यू 2 पाई मिल जाएगी, n की वैल्यू 2 रखोगे तो फाई की वैल्यू 4 पाई मिल जाएगी। मतलब ये जनरल फार्मूला है किसका, फेज डिफरेंस का। किस लिए, इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन होती है, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 2n पाई, देन द इंटेंसिटी विल बी योर मैक्सिमम। तो फर्स्ट चीज जो इस चैप्टर में लर्न करनी है आपको ये, दैट इज योर फाई मस्ट बी हाउ मच, दैट इज योर 2n पाई। ये बात समझ में आ रही है। ऑन कमिंग टू नेक्स्ट वन, डिस्ट्रक्टिव में आते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या है आपका, ये सब कुछ ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, और आपको क्या करना है, इसको मिनिमम करना। ये मिनिमम कब होगी, जब ये cos फाई मिनिमम होगा, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। अब मैं पूछूं cos किस एंगल की वैल्यू -1 होती है, तो सबसे पहला एंगल होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के अलावा अगला कौन सा आ जाएगा, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, फिर 3 पाई बोलते हैं, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई। इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से फेज डिफरेंस की वैल्यू चलती जाती है। ध्यान समझना ही, कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन, हर एक पीरियोडिक फंक्शन अपने आप को बार बार एक टाइम के बाद रिपीट करता है, एंड दैट टाइम ऑफ दैट पीरियोडिक फंक्शन इज सेड टू बी द टाइम पीरियड। तो द टाइम पीरियड ऑफ कॉस इज योर 2 पाई। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई, मतलब आफ्टर 2 पाई इट विल रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या था ये कि पहला एंगल कितना मिला 0, तो आफ्टर 2 पाई तो दूसरा एंगल कितना मिल गया 2 पाई, फिर आफ्टर 2 पाई तो 2 पाई में 2 पाई ऐड करो कितना आ गया 4 पाई, फिर इसके बाद 2 पाई के बाद तो 4 पाई में 2 पाई ऐड करोगे 6 पाई आ जाएगी, बिकॉज द पीरियड ऑफ द कॉस फंक्शन इज हाउ मच, दैट इज योर 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपका ये इस तरीके से ये
कि यहाँ पर अगर पहला एंगल पाई मिल रहा है तो नेक्स्ट एंगल क्या मिलेगा, इसमें 2 पाई ऐड कर दो, फिर 3 पाई में 2 पाई ऐड कर दो, तो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को बार बार क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव मस्ट बी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई एक्सेट्रा etc। लेकिन इस तरह से पढ़ा नहीं पढ़ना, इसको भी जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइज करने के बाद बच्चा कितना आता है, ये 2n+1 ब्रैकेट में इंटू पाई। ये बात समझ में आ रहा है। या तो इसकी जनरल वैल्यू ये लिख सकते हो, या तो इसकी जनरल वैल्यू लिख सकते हो 2n-1 इंटू पाई। अब इन दोनों वैल्यूज में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि अगर आप इस वैल्यू को लिख रहे हो, ध्यान से देखो, ये अगर आप इस वैल्यू को लिख रहे हो तो इस वैल्यू को लिख रहे हो तो जो n की वैल्यू रहेगी वो 1 से शुरुआत करोगे। अब जैसे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये अगर इसको लिख रहे हो तो n की वैल्यू कहाँ से शुरुआत करनी है आपको, ये 0 से शुरुआत करनी, करेक्ट। n की वैल्यू 0 रखो, देखो कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू पाई कितना आ गया पाई। n की वैल्यू 1 रखो तो 2+1 3 पाई, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4+1 5 पाई, इस तरीके से आ जाएगा ये। लेकिन अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो कि जो फाई की जो जनरल वैल्यू होती है ये वाली होती है 2n-1 इंटू पाई, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको 1 से शुरू करनी है। n की वैल्यू 1 रखोगे 2-1 पाई, फिर n की वैल्यू 2 रखोगे 4-1 3 पाई। इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस के आपके पास दो फार्मूले, इसमें से किसी भी एक फार्मूला को आपको पिक करना है, दोनों फार्मूला को आपको पिक नहीं करना है। तो बेटर होगा कि आप इस फार्मूले को क्या करो, ये पिक करो, क्योंकि इस फार्मूले के पिक करने से आगे आने वाली बहुत ढेर सारी चीजें क्या होगी, एज अ कंफ्यूजन आपकी यहाँ से ये दूर हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कोई पूछे इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेज डिफरेंस की कंडीशन 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की कंडीशन कितनी होती है आपकी, 2n-1 इंटू पाई। ये बात समझ में आ रही है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये अभी इनकी पहली कंडीशंस है। इसके बाद इसकी एक दूसरी कंडीशन भी क्या करनी है हमको, ये पढ़नी है। तो इधर कंस्ट्रक्टिव, इधर डिस्ट्रक्टिव है आपका ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो, ये तो कंस्ट्रक्टिव के लिए अपन ने क्या निकाला कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, ये 2n पाई होना चाहिए, ये करेक्ट। और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, ये तो यू हैव टू फार्मूलाज, कि दैट इज योर 2n+1 इंटू पाई भी हो सकता है और 2n-1 इंटू पाई भी हो सकता है यहाँ पर, ये करेक्ट। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पाथ डिफरेंस। क्लियर। इसको समझाने के बाद अपन फिर से यहाँ पर आएंगे आपका ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है ये, तो फेज क्या होता है, सबसे पहले सुनो। यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक रेस हो रही है, यहाँ दो बंदे हैं, एक बंदा ए और दूसरा बंदा कितना आपका, ये बी है। t=0 पर दोनों यहाँ पर क्या है आपके, ये खड़े। इन दोनों के बीच में रेस होनी है और दोनों की इस लाइन पर पहुंचना। t=0 पर रेस स्टार्ट होती है और ए वाला यहाँ से उठकर कहाँ आ गया आपका, ये यहाँ पर, और बी वाला यहाँ से उठ के कहाँ पर आ गया आपका, ये यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। ये सब कंडीशन कब की हो रही है आपकी, है t=0 पर। तो यहाँ पर जब पहुंचे तो टाइम कितना हो गया, t=10 सेकेंड। तो t=10 सेकेंड पर मैंने देखा कि ए और बी दोनों एक साथ पहुंचे, ए और बी दोनों एक साथ पहुंचे। ये बात समझ में आ रही है। और अगर ए और बी दोनों अगर एक साथ पहुंच रहे हैं तो ए और बी के बीच में अगर सिंपल सा मैं पूछूं कि एक साथ पहुंचने का क्या मतलब है, क्या ये हर समय एक ही जैसा एक साथ रहे होंगे, नहीं। हो सकता है ए पहले स्लो चलाओ, बी फास्ट चलाओ, फिर ए फास्ट हो गया और बी स्लो हो गया। एक साथ पहुंचने के यहाँ कई ढेर सारी सिचुएशन है। इस चीज को क्लियर करने के लिए जब एक साथ पहुंचे तो कैसे पहुंचे होंगे, तो मैंने ढेर सारे टाइम स्लॉट्स यहाँ पर क्या किए, टिक किए। मैंने देखा t=2 सेकंड पर, t=4 सेकंड पर, 8 सेकंड पर और 6 और 8 सेकंड पर देखा। तो जब t=2 सेकंड पर देखा तो ए यहाँ था, बी यहाँ था। t=4 पर देखा तब भी ए यहाँ था, बी यहाँ था। 6 पर भी ए यहाँ, बी यहाँ, और 8 पर भी ए यहाँ और बी यहाँ। मतलब ऐसा हुआ जर्नी में कि जहां जहां ए जिस टाइम पर था सेम उसी टाइम पर बी भी आपका प्रेजेंट था। जब समझ में आ रही है। इस केस में अगर कोई पूछे कि ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस कितना कहा जाएगा आपका यहाँ पर, ये दैट इज योर 0 कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेव, दोनों ही ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे और एक ही तरीके से क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं। फेज डिफरेंस 0 कब होता है, जैसे ये एक वेव है और ये कैसी होगी, दूसरी वेव है। ये फर्स्ट वेव है, ये आपकी सेकेंड वेव है। दोनों वेव्स सेम फेज में, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। क्यों फेज डिफरेंस 0 कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर इस वेव में 0 है, यहाँ भी 0 है, सेम टाइम पे दोनों 0 हो रही, सेम टाइम पर दोनों मैक्सिमम हो रही हैं, सेम टाइम पर दोनों के क्रस्ट बनना है, सेम टाइम पर दोनों के ट्रप बनना है। जिसका मतलब दोनों वेव बिल्कुल एक साथ एक ही जैसा चल रहे हैं, इसलिए इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आपका, ये 0। अब यहाँ पर तो ये समझ में आ गया कि इस एग्जाम्पल में जो फेज डिफरेंस है वो कितना आपका, 0। पाथ डिफरेंस कितना, तो पाथ डिफरेंस का मतलब ये है कि इस पोजीशन से, अगर यहाँ पर ये जो पोजीशन मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, ये यहाँ पर A है और यहाँ पर कैसा आपका B। अगर मैं कहूँ टाइम t=2 सेकेंड पर A यहाँ पर था और B यहाँ पर था,
ये बात समझ में आ रही है। तो भाई ए यहाँ पहुंचा है, बी यहाँ पहुंचा है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, सपोज 2 मीटर। ये बात समझ में, ध्यान समझना, दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, सपोज 2 मीटर का। ये 2 मीटर ए और बी के बीच का क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है आपका ये कि जब ए और बी दोनों हर एक टाइम पर बिल्कुल एक जैसा और एक ही जैसा थे, ये सेम टाइम पर सेम पोजीशन, सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम था, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया आपका, 0 हो गया। और पाथ डिफरेंस को किससे डिनोट करना, आपको डेल्टा एक्स से डिनोट करना। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर ध्यान समझना है। सपोज यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी में मुझे फिर से रेस करानी। ए वाली पोजीशन यहाँ पर था और बी यहाँ पर था। अपन बी के साथ चीटिंग करने जा रहे हैं। वी 5 मीटर क्या था आपका, पीछे था, किससे, ए से। टी इज इक्वल टू 0 पर 2 में रेस करा रहे हैं। एक को अपन ने आगे खड़ा किया, एक को अपन ने पीछे खड़ा कर दिया। तो क्या दोनों की पोजीशन एक जैसी है, नहीं है। फिर जब पहुंचे तो ए यहाँ पहुंच गया और बी अभी आपको यहीं पहुंचा था। ये अभी भी गैप कितना आपका 5 मीटर है। तो क्या किसी भी टाइम पर दोनों एक साथ आए होंगे, नहीं आए होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, पाथ डिफरेंस है। और जब ये किसी भी टाइम पर एक साथ नहीं आए होंगे तो इनके बीच का फेज डिफरेंस भी यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल एक जैसा मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर किन्हीं भी दो वेव्स की सुपर इम्पोजिशन के दौरान फेज डिफरेंस 0 नहीं होगा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है आपका, यहाँ पर ये दैट इज योर 5 मीटर। कि ऑलरेडी ए आगे था और बी कैसे था आपका, पीछे था। तो फेज टू डिफरेंस 0 तब होता जब ए यहाँ होता, बी भी यहाँ होता, ए यहाँ पहुंचता, बी यहाँ पहुंचता, ए यहाँ पहुंचता, बी सेम टाइम पर, तो फेज डिफरेंस 0 होता। लेकिन अगर फेज डिफरेंस 0 होता तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है कि अलग अलग टाइम पर दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों का फेज डिफरेंस 0 नहीं। ये बात समझ में आ रहा। और जब फेज डिफरेंस 0 नहीं है तो पाथ डिफरेंस भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। सो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये ध्यान से समझना है इसको। ये तो इसका मतलब क्या है कि अगर फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस आता ही आता। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, और वो रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कितना होता है आपका, डेल्टा एक्स होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर फेज डिफरेंस 0 है तो डेल्टा एक्स, जिसको पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ, इन सबको इधर भेज दो, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस फार्मूले के डेरिवेशन पर अपन नहीं जा रहे हैं, बिकॉज इट्स द फार्मूला विच इज टोटली बेस्ड ऑन क्लास 11। ये बात समझ में आ रही है। अपने को इस फार्मूले का क्या करना है, सीधे सीधे रिजल्ट का क्या करना है, अपने को ये यूज करना है। तो जो डेरिवेशन अभी कर रहे थे और यहाँ तक पहुंचे थे, अभी इसी के नीचे अभी और चलना है, और इसके भी नीचे अभी हमको और चलना। ये बात समझ में आ रहा है। तब जाके कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या होंगी, आपकी खत्म होंगी। लेकिन उसके लिए कॉपी के साइड में आपको लिखना पड़ेगा, कहीं पर भी साइड में लिख लेना कि जो रिलेशन होता है यहाँ पर आपका ये, दैट इज योर रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एंड फेज डिफरेंस फाई। क्लियर। जो रिलेशन होता है ये होता है फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या होता है, डेल्टा एक्स। लैम्डा यहाँ क्या है, जो भी वेव सुपर इम्पोज करेगी ये उनका क्या है आपका, ये वेवलेंथ है। तो अगर यहाँ से कोई क्या है, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाई, और ये लैम्डा और 2 पाई इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये 2 पाई हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले को क्या करना आपको याद रखना है। अब जो डेरिवेशन यहाँ तक लिखा था उसी के नीचे कंस्ट्रक्टिव को क्या देखना है हमको, पाथ डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ आपको, ये कंस्ट्रक्टिव आपको उसी के नीचे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और इधर क्या लिख रहा हूँ मैं आपको, ये दैट इज जो डिस्ट्रक्टिव लिख रहा हूँ, करेक्ट। तो कंस्ट्रक्टिव में जो फेज डिफरेंस आया था ये कितना आया था, 2n पाई। और डिस्ट्रक्टिव में जो फेज डिफरेंस आया था ये आया था 2n प्लस 1 इंटू पाई आया था। और दूसरा कौन सा आया था आपका, ये दैट इज जो 2n माइनस 1 इंटू कितना आया था, पाई आया था। अब इन दोनों में से आपकी जो भी इच्छा यूज करो, मेरी मानो तो बेटर तरीका है इसको यूज करने, क्योंकि इसको यूज करने से बहुत ढेर सारी चीजें क्या होंगी, आगे जाके रिजॉल्व होंगी। ये बात समझ में आ रही है। सो अपने को क्या करना है, इसको यूज करना है। तो सबसे पहले अगर ये कंस्ट्रक्टिव में अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद कंस्ट्रक्टिव में देखना होता है कि वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना था। ये तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा है फाई इंटू कितना हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू कितनी आती है कंस्ट्रक्टिव के लिए, दैट इज योर 2n पाई इंटू लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये n लैम्डा आ गया। और जहां से n की वैल्यू कितनी थी आपकी है, इसके लिए 0 1 2 3 इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, n की जगह 0 रखो, फिर लैम्डा होगा, फिर 2 लैम्डा होगा, फिर कितना होगा 3 लैम्डा होगा। इस तरीके से पाथ डिफरेंस आपको जनरेट होगा। अब ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, दैट इज योर इंटरफेरेंस में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये ढेर सारी चीजें बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी।
अब जैसे यहाँ पर कोई पूछे कि पाथ डिफरेंस कितना है डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका ये, तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आएगा, तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई हाउ मच, दैट इज योर 2 पाई। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख लो, सपोज अपन इस फॉर्मूले को लेकर लास्ट तक चलें, क्लियर। इस फॉर्मूले को लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2n प्लस 1 इंटू पाई हो जाएगा, और इंटू लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 2n प्लस 1 इंटू कितना आ गया आपका ये लैम्डा बाई 2 आ गया ये, और ये होता है पाथ डिफरेंस। किस कंडीशन के लिए होता है आपका ये, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। अब यहाँ पर जब इस फॉर्मूले को लगाया था तो मैंने n की वैल्यू 0 से शुरुआत की थी, तो अगर इसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं तो n की वैल्यू 0 से होगी, तो n की वैल्यू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, इस तरीके से रख दो, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 2 रख दोगे तो 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया आपका, ओके हो गया, ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आपसे सिंपल सा कोई पूछता ही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में क्या लिखा जाता है आपका ये, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है ये होता है 2n पाई, और जो पाथ डिफरेंस होता है आपका ये डेल्टा एक्स दैट इज योर n लैम्डा। ये दोनों कंडीशन क्या रखनी है, रखनी। अगर ये दोनों कंडीशन लग रही तो इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, ये मैक्सिमम होगी, और अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ सुपर इम्पोज किया है, और अगर ये सुपर इम्पोज किया है तो कैसा रहेगा आपका यहाँ पर ये ब्राइट रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब मैंने बताया ब्राइट। अब यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आया कि फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू क्या आ गया आपका पाई आ गया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2n प्लस 1 इंटू कितना आ गया आपका लैम्डा बाई 2 आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। इस कंडीशन पर इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्रस्ट का सुपर इम्पोजिशन किससे हुआ होगा, ट्रफ से हुआ होगा, और यहाँ पर जो जोन बनेगा ये बनेगा कैसा जोन बनेगा आपका, ये डार्क जोन बनेगा। ये डार्क और ब्राइट क्या है, बस 2 मिनट रुक जाओ तो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिक में बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट लिखने को नहीं आएगा और ना तो इस एक्सपेरिमेंट से कुछ पूछा जाएगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद यंग्स ने, यंग साइंटिस्ट याद है ना, हाइजेंस का जूनियर साइंटिस्ट, फर्स्ट लेक्चर देखना वेव ऑप्टिक्स से समझ में आ जाएगा ही। तो यंग्स ने कुछ कैलकुलेशन की थी इसके रिगार्डिंग, वो कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल आते हैं और उस कैलकुलेशन के डेरिवेशन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया इन्होंने, तो इस एक्सपेरिमेंट को कुछ ऐसे किया ये कि सपोज आपका क्या है यहाँ पर, ये सपोज ये पूरा इस तरीके से ये एक वॉल है, और इस वॉल के अंदर ये पूरा रूम आपका कैसा ये तैयार है, इस वॉल के अंदर पूरा रूम कैसा आपका यहाँ पर तैयार है। इसने इस वॉल पर 2 स्मॉल स्मॉल ओपनिंग की है, एक होल यहाँ किया बहुत फाइन होल, और एक बहुत फाइन होल यहाँ किया। तो यहाँ पर 2 होल की क्या की इसने ओपनिंग की है, बहुत टीनी होल है, तो यहाँ पर दोनों होल्स को बोलते हैं स्लिट। ये पहली स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, इसको S1 बोलूंगा मैं और इसको S2 बोलूंगा। चूंकि 2 स्लिट हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगा, डबल स्लिट। ये बात समझ में आ रहा है, 2 जगह ओपनिंग की। यहाँ पर ये रूम पूरा अंदर की तरफ क्या है आपका, ये पैक है। मान लो ये पूरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के एक वॉल पर क्या कर दिया अपन ने, 2 होल्स कर दिए यहाँ पर ही। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, एक बल्ब लिया, और ये बल्ब कैसा है, एक लाइट का सोर्स का काम करेगा। और ये कौन सा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। बिकॉज आपको पता है कि लाइट के अंदर कई ढेर सारे कलर्स होते हैं, सारे कलर्स की वेवलेंथ क्या होती है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी लाइट यूज करनी है जिसके पास केवल एक ही वेवलेंथ है। जैसे अगर जो सन से आने वाली जो लाइट होती है उस पर पूरा विबग्योर का पैटर्न होता है, और अगर पूरा विबग्योर का पैटर्न होता है तो इसका मतलब क्या हो गया वहां पर ये कि जो सन से लाइट आ रही है आपकी ये, वहां पर कई ढेर सारी वेवलेंथ है। लेकिन अगर अपन केवल रेड लाइट को ले लें तो रेड लाइट के पास केवल रेड कलर होगा, रेड कलर होगा केवल रेड की वेवलेंथ होगी। तो एक ऐसी लाइट जिसके पास एक सिंगल वेवलेंथ होती है उस लाइट को क्या बोलते हैं आप, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया आपने, सपोज रेड बल्ब ले लिया। ये बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही रेड बल्ब ऑन किया तो इससे लाइट क्या होगी, जाके स्लिट पे टकराएगी। अब स्लिट पूरा, ये जो पूरा प्लेन है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन जो लाइट इसके होल्स के पास पहुंचेगी वो लाइट क्या रहेगी, इस चैम्बर, इस डार्क रूम के अंदर जाएगी। और जब डार्क रूम के अंदर जाएगी तो पता नहीं वहां पर क्या हुआ कि जब आपने ऊपर से देखा तो ऊपर से देखने के बाद क्या नजर आया कि पूरे रूम पर जस्ट लाइक गैलेक्सी हो गया। कहीं पर शाइनिंग हो रही है, कहीं पर टिमटिमा, ऐसा रहे जैसे तारे टिमटिमा रहे, क्लियर। और एक स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन पर भी देखोगे एक जोन बीच में ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट देखते हैं इस तरीके से ये।
तो यहाँ पर ध्यान समझना ये, तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, करेक्ट। सपोज ये क्या है आपका, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, डन। फिर इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को क्या किया, यहां पर एक वॉल है, करेक्ट। इस वॉल पर दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग यहां, एक ओपनिंग यहां। इसको बोल दिया इन्होंने ये क्या, दैट इज योर S1, और इस ओपनिंग को क्या बोला इन्होंने, S2। S1 और S2 क्या कहलाएंगे आपकी, दैट इज योर स्लिट्स, जो कि दो है, इसलिए डबल स्लिट्स पे। अंदर पूरा डार्क रूम है, ठीक। और यहां पर उस रूम के एक दीवार, ये इसके जस्ट अपोजिट सामने वाली दीवार यहां पर है, जिसको यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपका, ये दैट इज योर स्क्रीन बोल रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही बल्ब ऑन होगा तो इससे क्या होगी, लाइट जाएगी इस तरीके से, ढेर सारी लाइटें जाएंगी आपकी इस तरीके से। ये लाइट जाने का मतलब क्या है कि इससे वेव फ्रंट चला, क्योंकि कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो कैसा वेव फ्रंट चला आगे की ओर आपका, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट चला। तो उस वेव फ्रंट का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये लाइन तो आगे ओपनिंग नहीं है इसमें, जो वेव फ्रंट यहां जाएगा रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा। लेकिन जो वेव फ्रंट यहां और यहां पहुंचा होगा, ध्यान समझना, वो वेव फ्रंट तो आगे जाएगा ही। ये बात समझ में आ रहा है। तो वेव फ्रंट क्या हुआ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर क्या किया आपने, इस बल्ब को ऑन किया, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर इसका वेव फ्रंट S1 और S2 वाली ओपनिंग पर पहुंच गया एक साथ। बिकॉज दोनों सोर्स की पोजीशन इस प्राइमरी सोर्स से कैसी आपकी सेम टू सेम है, तो जो भी वेव फ्रंट जाएगा वो वेव फ्रंट S1 और S2 पर बिल्कुल एक साथ पहुंचेगा। तो जैसे ही S1 और S2 पर पहुंचा तो S1 पर एक वेव फ्रंट आ गया। और आपको पता है कि एक मैंने बताया था यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल में कि सपोज अगर ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट पर का मतलब होता है कि वहां पर रहने वाले ढेर सारे पार्टिकल जो एक साथ क्या किए, आपके वाइब्रेट किए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। वो सारे पार्टिकल्स भी अपनी वेवलेट्स क्या करना शुरू कर देते हैं, जनरेट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वेव फ्रंट पर रहने वाले जो पार्टिकल रहते हैं, अगले वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी सोर्स का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कितने पार्टिकल्स इस ओपनिंग में, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही वेव फ्रंट यहाँ से निकलेगा, जैसे ही वेव फ्रंट यहाँ और यहाँ एक साथ पहुंचाइए, तो यहाँ के पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट करेंगे। और जब ये एक साथ वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ के पार्टिकल नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए खुद की वेव्स क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। मतलब यहाँ के पार्टिकल्स नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी सोर्स का क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ जो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है वो ये, कोई भी पार्टिकल जब वेव जनरेट करता है तो वो इस तरीके की वेव जनरेट करता है। ये बात समझ में आ रही है, करेक्ट। कैसे तरह की वेव जनरेट करता है, इस तरीके से। एक क्रस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, ट्रप होगा, फिर ट्रप के बाद फिर क्रस्ट, फिर क्रस्ट के बाद फिर क्या होगा, ट्रप होगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस पार्टिकल से जब वेव जनरेट कराऊंगा तो इस तरीके से नहीं जनरेट कराऊंगा, मैं कहूंगा ये इस तरीके से वेव जनरेट कर रहा है। तो जब मैं डार्कर लाइन बना रहा हूं तो इसका मतलब वो क्रस्ट वाला पोर्सन है। क्रस्ट के बाद कौन सा आएगा, ट्रप वाला। तो इसके बाद मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ट्रप हो गया ये। फिर इसके बाद क्रस्ट है तो फिर मैं एक डार्कर बनाऊंगा, फिर इसके बाद ट्रप है तो फिर मैं एक डॉटेड बनाऊंगा। तो यहाँ पर सोर्स से मुझे इस तरीके से वेव्स को क्या करना है, आपका ये जनरेट करना है। डॉटेड का मतलब क्या हो गया, ट्रफ, और डार्कर का मतलब क्या हो गया, क्रस्ट। और हर एक डार्कर के बाद एक डॉटेड, हर एक डार्कर के बाद एक हर एक डॉटेड के बाद एक डार्कर लाइन आएगी। रीजन क्या है इसका, ये कि एक क्रस्ट के बाद एक ट्रफ, एक क्रस्ट के बाद एक ट्रफ। तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये तो सिंपल सा क्या करना है आपने, ये यहाँ पर ये जो सोर्स हैं, इन सोर्सेज ने क्या किया, आपकी ये वेव जनरेट करना शुरू किया। तो S1 ने क्या किया, सेम टाइम पर S1 और S2 के सोर्सेज ने वेव जनरेट किया। इसके सोर्स ने इस तरीके से जनरेट किया, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से जनरेट करेगा। रीजन क्या है कि दोनों सोर्सेस कैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, और दोनों सोर्सेस सेम वेव फ्रंट से एक ही टाइम पर क्या हुआ, एक ही जैसा डिस्टर्ब हुए, इसलिए एक ही जैसी वेव क्या होगी, जनरेट होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या किया, दोनों ने एक क्रस्ट जनरेट किया। फिर इसके बाद क्या ये जनरेट करेंगे, आपका एक ट्रफ जनरेट करेंगे। तो ये भी क्या जनरेट करेगा, एक आपका ये इस तरीके से ये ट्रफ जनरेट करेगा, और वेव जो जनरेट हो रही है आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, एक क्रस्ट इसने यहाँ पर जनरेट किया। तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, एक क्रस्ट यहाँ पर जनरेट करेगा ये। फिर इसने क्या किया, एक ट्रफ अपनी जनरेट किया इस तरीके से, ये करेक्ट, इस तरीके से अपनी आप ये एक ट्रफ जनरेट कर रहा। तो ये भी क्या करेगा, अपनी एक ट्रफ जनरेट करेगा इस तरीके से, सेम टू सेम रहेगा दोनों का ये, करेक्ट। फिर ये क्या जनरेट करेगा, अपना एक क्रस्ट जनरेट करेगा इस तरीके से। फिर इसने भी क्या किया, अपना एक क्रस्ट जनरेट किया इस तरीके से। फिर ये क्या करेंगे, ये अपना एक ट्रफ जनरेट करेगा इस तरीके से। तो ये भी क्या करेगा, अपना एक ट्रफ जनरेट करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से
ये वेव्स क्या हुई, इस तरीके जनरेट हुई और मीडियम में क्या होने लगी, आपकी आगे की तरफ बढ़ने लगी। और जब ये मीडियम में आगे की तरफ बढ़ने लगी तो यहाँ पर जो स्क्रीन थी, स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा अजीबोगरीब पैटर्न हमको दिखाई दिया। और किस तरीके का पैटर्न दिखाई दिया वो बहुत ध्यान से समझना। आप ये ध्यान समझना, स्क्रीन में जो इन दोनों स्लिट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसका मिड पॉइंट यहां से खींचा। यहां पर स्क्रीन में यहां पर एक ब्राइट जोन मिला, जिसको क्या बोला गया आपका, ये दैट इज योर सेंट्रल ब्राइट बोला गया। फिर सेंट्रल ब्राइट के बाद स्क्रीन में यहां पर एक डार्क मिला, फिर क्या मिला, एक ब्राइट मिला, फिर एक डार्क मिला, फिर क्या मिला आपको, एक ब्राइट मिला, फिर एक डार्क मिला नीचे की तरफ, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ये क्या है, बस 2 मिनट रुकते जाना अभी, करेक्ट। आप ध्यान समझना। जब इस तरीके से सोर्सेस से वेव निकलेंगी तो देखो एक सोर्स की वेव दूसरे सोर्स की वेव को कट भी कर रहा, कहीं ना कहीं कट कर रही है आपकी। कट करने के यहाँ 2 तरीके हैं, या तो डार्कर लाइन डार्कर को कट कर रही होगी, या तो डॉटेड वाली डॉटेड को कट कर रही होगी, या तो एक की डार्कर दूसरे की डॉटेड को कट कर रही होगी। तो डार्कर का मतलब मैंने क्या होता है, क्रस्ट क्रस्ट। डॉटेड का मतलब मैंने क्या होता है, ट्रफ ट्रफ। तो ये क्या है, क्रस्ट और ट्रफ है। तो जहां जहां क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ करेंगे तो वहां पर फेज डिफरेंस 0 होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगा तो कैसा जोन होगा, वो आपका ब्राइट जोन होगा। और जहां पर क्रस्ट और ट्रफ करेंगे वो इंटेंसिटी वहां पर क्या होगी, मिनिमम होगी, बिकॉज फेज डिफरेंस 180। और वहां पर कैसा जोन बनेगा आपका, ये डार्क जोन बनेगा। तो ये जहां भी मिल जाएगा तो इसका मतलब जोन कैसा है आपका, वहां पर ये ब्राइट, क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो चुकी है वहां पर मैक्सिमम। और ये जहां पर मिलेगा ये जोन कैसा रहेगा आपका, ये डार्क रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है यहाँ पर आपकी, ये दैट इज योर मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको देखते हैं, ये इसी तरीके से पूरे में ही सुपर इम्पोज हुआ। तो पूरे में ही कहीं कहीं डार्कर जोन दिख रहा अंदर ही अंदर, कहीं कहीं ब्राइट, मतलब कहीं कहीं चमक दिख रही है, कहीं कहीं अंधेरा दिख रहा। सेम वही स्क्रीन में पैटर्न इस तरीके से मिला उसका ही। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो आप फटाफट, जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जो कटिंग हो रही 2 डॉटेड के बीच में हो रही, फिर 2 डॉटेड के बाद इस लाइन पर एक ब्राइट की कटिंग हो रही है। फिर आगे जाओगे तो ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बन गया इस तरीके से। ये तो आगे जाने पर भी आपको ऐसा ही लगेगा। यहां पर ये इस तरीके से कर देता हूं मैं, इस तरीके से। तो आगे देखोगे एक डार्कर ने, मतलब कि 2 ट्रफ ने कट किया है। मतलब इस लाइन पर जितनी भी कटिंग हो रही है वो सारी कटिंग या तो ट्रफ से ट्रफ की हो रही है, या क्रस्ट से क्रस्ट की हो रही है, या ट्रफ से ट्रफ, फिर क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ क्रस्ट। मतलब इस लाइन पर जब भी वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम जोन कैसा होगा, ब्राइटर। इसलिए इसी लाइन के क्रॉस कौन सा जोन बना है यहाँ पर आपका, ये ब्राइटर। उसको क्या बोला गया आपका, ये सेंट्रल ब्राइट बोला गया। फिर इसके बाद जब आगे आते हैं, जैसे जस्ट ऊपर ही जाओ, थोड़ा सा ऊपर देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डार्कर ने डॉटेड को किया, फिर यहाँ पर एक डार्कर ने डॉटेड को, फिर यहाँ पर एक डार्कर ने डॉटेड को। तो इससे मिलने वाली लाइन को अपन ने क्या किया, यहाँ पर ये एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब इस लाइन पर जब भी वेव्स मिलेंगी इसकी और इसकी, हमेशा कौन सा जोन बनाएंगी, डार्कर जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ट्रफ का किसके साथ हो रहा है, क्रस्ट के साथ हो रहा है। फिर इसके बाद ऊपर जाओगे आप, ये थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो देखोगे यहाँ ट्रफ से ट्रफ ने किया, ये आगे क्रस्ट से क्रस्ट करेंगे। इसका मतलब इसके बाद जो लाइन जाएगी, इस लाइन पर जो भी इंटरफेरेंस होंगी, दोनों वेव जब भी इस लाइन पर मिलेंगी तो कौन सा जोन बनाएंगी, आपका ब्राइटर जोन बनाएंगी। इस तरीके से अपन ने सारे जोन को देखा, तो डार्कर ब्राइटर, इस तरीके से सारे जोन क्या होने लगे आपकी, ये मिलने लगे। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो स्क्रीन में पैटर्न मिल रहा है, ये कि यहाँ पर ब्राइट मिल रहा है, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इसको बुक में डायग्राम देखना और अपने आप एनालिसिस करना, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा डायग्राम में बड़ी हौच पौच हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी पैटर्न मिलता है इसको क्या बोलते हैं अपन, ये इसको बोलते हैं फ्रिंज। इसको क्या बोलते हैं आप, ये फ्रिंज बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ पर मिलती है ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जो यहाँ पर मिलती है इसको बोलते हैं फर्स्ट डार्क। जो यहाँ मिलती है फर्स्ट ब्राइट, फिर मिलती है सेकेंड डार्क, फिर मिलती है सेकेंड ब्राइट। सिमिलरली नीचे ये होती है फर्स्ट डार्क सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। और ये क्या कहलाती है आपकी, ये सेंट्रल फ्रिंज कहलाती है। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें है। तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको मैं नेक्स्ट टर्न पे फिर से एक बार क्या करूंगा, इसको आपका एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी नेक्स्ट टर्न पे। बस 2 टर्न में ये चैप्टर में क्या करने वाला हूँ, फिनिश करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, in this video we are going to study about the next topic of this chapter, wave optics, and the next topic of this chapter is your interference. Clear?
So on coming to the topic interference, so interference is what? So before this topic we had studied about the superposition of waves, in which we have seen that when two waves superimpose in the medium, what will be the amplitude of resulting wave as well as what will be the intensity of the resulting wave. Clear? So उसी के आगे क्या है आपका ये, that is your आपका इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस क्या होता है ये, जब टू वेव्स होती है हमारे पास, ये वी हैव टू वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी. तो आप अगर उस डेरिवेशन को याद करो तो वहां पर पहली वेव अपन ने ली थी y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन ली थी y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस 5. ऑन दैट केस दोनों में ही ओमेगा आ रहा था, एंड ओमेगा वाज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं अपन, ये फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. तो दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी, ये सेम थी. दोनों वेव की वेलोसिटी क्या रहे आपकी, ये सेम रहे. ये बात समझ में आ रही है. तब अगर इस टाइप की वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जिनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, अगर वो सेम मीडियम में क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो दो वेव की सुपर इम्पोजिशन से एक रिजल्टिंग वेव बनती है, इतना हमें पता है. तो जो भी रिजल्टिंग वेव बनेगी उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इंटेंसिटी होगी. तो अपन ने इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला क्या किया था पिछले ही क्लास में, अपन ने डिराइव किया, जो वीडियो मैंने कल भेजा था और शायद बहुत कम लोगों ने उसे देखा. तो वहां पर क्या मैंने बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है रिजल्टिंग वेव की, वो इंटेंसिटी कितनी आती है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos 5. वहां पर अपन ने इस इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू भी देखी थी और मिनिमम वैल्यू भी देखी थी. ये बात समझ में आ रही है. तो इसका मतलब जो रिजल्टिंग वेव बनेगी, उस रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 इंटू cos 5. वो टोटली किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर cos 5 पर. और 5 क्या है, यहाँ पर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है. अगर क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ होता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, और अगर क्रस्ट से ट्रफ हो गया तो फेज डिफरेंस 180 होता है. तो यहाँ पर अपन ने पिछले डेरिवेशन में इंटेंसिटी की वैल्यूज निकाली थी. एक इसकी मैक्सिमम वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, देन उसके बाद अपन ने इसकी एक मिनिमम वैल्यू भी क्या की थी, फाइंड आउट की थी. तो ये कहा जाता है कि जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी की वेव सेम मीडियम में सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो रिजल्टिंग वेव बनती है, उस रिजल्टिंग वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में क्या करती है, वेरी करती है. रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब फेज डिफरेंस कितना होगा आपको, 180 डिग्री. तो इसका मतलब जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम होने वाली रहेगी तो फेज डिफरेंस 0 होगा, और अगर मिनिमम होने वाली रहेगी तो फेज डिफरेंस 180 का होगा. लेकिन अगर इसके बीच में कोई भी एंगल आ गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो इंटेंसिटी रहेगी वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या करेगी आपकी, ये वेरी करेगी. इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन, इंटरफेरेंस बोलते हैं. क्लियर? So what I told you, that when two waves of same frequency and same velocity superimposes in same medium, intensity of resulting wave varies from maximum to minimum. ये बात समझ में आ रही है. And this phenomena is called your interference. Clear? तो इंटेंसिटी रिजल्टिंग वेव की मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करेगी, तो इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं अपन, ये इंटरफेरेंस बोल देते हैं. So there are two types of interference. Clear? The first one is said to be your constructive interference and the second one is said to be your destructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कहलाएगा, जब रिजल्टिंग वेव जो भी रहेगी, रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी क्या रहेगी, अगर आपकी है दैट इज योर मैक्सिमम रहती है, तो ये कौन सा इंटरफेरेंस कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव. लेकिन अगर इसी रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी मिनिमम आ जाए तो क्या कहलाएगी आपकी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी. सो हमारे पास यहाँ पर इंटरफेरेंस के टू टाइप्स हैं कि द इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना दैट व्हेन टू waves of same frequency, same velocity superimposes in same medium, then the intensity of resulting wave varies from maximum to minimum, and this phenomena is said to be your interference. Interference are of two types. The first one is your constructive interference. Constructive interference is what? It is a such type of interference when the intensity of resulting wave is maximum. Clear? In this interference, intensity of resulting wave is maximum. And what is the destructive interference? तो इन दिस इंटरफेरेंस इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव इज मिनिमम. और आप थोड़ा सा इतना पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने वहां पर एक बात की थी कि इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस. जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी इसका मतलब वहां ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, मतलब जैसे लगेगा 100 वाट का बल्ब जल रहा. और जहां इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी उसका मतलब वहां पर 0 वाट का बल्ब जल रहा, ब्राइटनेस कैसी वहां बहुत ही कम है. तो इंटेंसिटी मैक्सिमम को अपन बोलेंगे ब्राइट और इंटेंसिटी मिनिमम को बोलेंगे कम ब्राइट. कम ब्राइट का मतलब डार्क. ये बात समझ में आ रही है. तो अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो क्या कहलाएगी, वो ब्राइट कहलाएगी, और अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो क्या कहलाएगी, वो डार्क कहलाएगी. इस ब्राइट और डार्क का क्या कॉम्बिनेशन है थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा जब अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे. ये बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पर देखो है क्या, ये
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस लिखने को आती है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज वेल एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो फॉर राइट डाउन दिस क्वेश्चन you have to know about the constructive interference. So the interference in which the intensity of resulting wave is maximum is said to be your constructive interference, and the interference in which the intensity of resulting wave is minimum is said to be your destructive interference. ये बात समझ में आ रही है? So this is the basic condition of the constructive interference, that intensity of resulting wave should be maximum, and this is the condition of the destructive interference, that the intensity of resulting wave should be minimum. ये बात समझ में आ रही है? इसको आगे क्या करते हैं, हम प्रोसीड करते हैं. तो हमें पता है कि इंटेंसिटी रिजल्टिंग वेव की क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस पाई. I1 I2 क्या है, I1 I2 उन वेव्स की इंटेंसिटी जो सुपर इम्पोज कर रही हैं, और अगर दो वेव्स है जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 अगर वो सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो इसका मतलब हो चुका है आपका कि वो जो दोनों वेव्स हैं आपकी है, वो दोनों वेव्स क्या हो रही हैं आपकी यहाँ पर, ये कि उनकी इंटेंसिटी अब चेंज नहीं होगी. करेक्ट. आपने दो बल्ब जलाए, एक 100 वाट का, एक 50 वाट का. एक की इंटेंसिटी सपोज 100 हो गई, एक की 50. तो अगर बल्ब जल गया तो उसकी इंटेंसिटी आप नहीं चेंज कर सकते. हाँ, चेंज क्या कर सकते हो, उनकी वेव जब सुपर इम्पोज करेंगे तो किस तरीके से सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो इस फेज डिफरेंस को क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो. तो मुझे ये निकालना है कि भाई इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, इस रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी. तो ये इंटेंसिटी किस पर टोटली डिपेंड करती है, कॉस फाई पर. अगर यहाँ पर कॉस फाई मैक्सिमम हुआ तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और कॉस फाई अगर मिनिमम हो गया तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी. पिछले भी टर्म में अपन ने बात की थी कि कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये 1 होती है. तो यहाँ पर लिखा फॉर इंटेंसिटी टू बी मैक्सिमम कॉस फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1. और अगर कॉस फाई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब फाई कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया. लेकिन ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, मतलब ये अपने आप को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं. तो अगर कॉस की वैल्यू 1 मिल रही है 0 डिग्री पर, तो कहीं ना कहीं एक और एंगल होगा जहां पर इसकी वैल्यू फिर से क्या मिलेगी आपको, ये 1 मिलेगी. तो इस तरीके से मैंने वो एंगल्स लिखे जहां जहां पर कॉस क्या होता है आपका 1 होता है. तो मुझसे पूछा गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में 0 डिग्री होना चाहिए, या तो कितना होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए. 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, या तो कितना होना चाहिए, 4 पाई. 4 पाई का मतलब 720 डिग्री. तो जितने भी ये एंगल होंगे, जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, cos 4 पाई की वैल्यू 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इस तरीके से अगर इवन ऑर्डर में पाई के साथ चलते हैं तो cos की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. इसका मतलब जो फेज डिफरेंस होना चाहिए इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए वो कितना होना चाहिए आपका, ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. ये बात समझ में आ रही है. अब अगर आपसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो आप गाना गाने लगोगे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. तो गाना नहीं गाना, इस फॉर्मूले को अपन जनरलाइज कर देते हैं. तो इस फॉर्मूले को जो चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, इसको जनरलाइज करके बोल दिया जाता है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n पाई हो जाएगा. और जहां n की वैल्यू कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है. अब n की वैल्यू 0 रखोगे तो ये फाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी. n की वैल्यू 1 रखोगे तो फाई की वैल्यू 2 पाई मिल जाएगी. n की वैल्यू 2 रखोगे तो फाई की वैल्यू 4 पाई मिल जाएगी. मतलब ये एक जनरल फार्मूला है किसका, फेज डिफरेंस का. किस लिए, इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन होती है, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 2n पाई, देन द इंटेंसिटी विल बी योर मैक्सिमम. तो फर्स्ट चीज जो इस चैप्टर में लर्न करनी है आपको ये, दैट इज योर फाई मस्ट बी हाउ मच, दैट इज योर 2n पाई. ये बात समझ में आ रही है. ऑन कमिंग टू नेक्स्ट वन, डिस्ट्रक्टिव में आते हैं. तो डिस्ट्रक्टिव में क्या है आपका, ये सब कुछ ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है, और आपको क्या करना है, इसको मिनिमम करना. ये मिनिमम कब होगी, जब ये cos फाई मिनिमम होगा, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1. अब मैं पूछूं cos किस एंगल की वैल्यू -1 होती है, तो सबसे पहला एंगल होता है 180 डिग्री. अब 180 डिग्री के अलावा अगला कौन सा आ जाएगा, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, फिर 3 पाई बोलते हैं, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई. इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से फेज डिफरेंस की वैल्यू चलती जाती है. ध्यान समझना ही, कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन, हर एक पीरियोडिक फंक्शन अपने आप को बार बार एक टाइम के बाद रिपीट करता है, एंड दैट टाइम ऑफ दैट पीरियोडिक फंक्शन इज सेड टू बी द टाइम पीरियड. तो द टाइम पीरियड ऑफ कॉस इज योर 2 पाई. टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई. मतलब आफ्टर 2 पाई इट विल रिपीट इटसेल्फ. तो यहाँ पर क्या था, ये पहला एंगल कितना मिला, 0. तो आफ्टर 2 पाई तो दूसरा एंगल कितना मिल गया, 2 पाई. फिर आफ्टर 2 पाई तो 2 पाई में 2 पाई ऐड करो, कितना आ गया, 4 पाई. फिर इसके बाद 2 पाई के बाद तो 4 पाई में 2 पाई ऐड करोगे, 6 पाई आ जाएगी, बिकॉज द पीरियड ऑफ द कॉस फंक्शन इज हाउ मच, दैट इज योर 2 पाई. सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपका, ये इस तरीके से ये कि यहाँ पर अगर पहला एंगल पाई मिल रहा तो नेक्स्ट एंगल क्या मिलेगा, इसमें 2 पाई ऐड कर दो, फिर 3 पाई में 2 पाई ऐड कर दो. तो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को बार बार क्या करेगा, ये रिपीट करेगा. द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव मस्ट बी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई एक्सेट्रा etc.
लेकिन इस तरह से पहाड़ा नहीं पढ़ना, इसको भी जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइज करने के बाद बच्चा कितना आता है, ये 2n+1 ब्रैकेट में इंटू पाई। ये बात समझ में आ रहा है? या तो इसकी जनरल वैल्यू ये लिख सकते हो, या तो इसकी जनरल वैल्यू लिख सकते हो 2n-1 इंटू पाई। अब इन दोनों वैल्यूज में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि अगर आप इस वैल्यू को लिख रहे हो, ध्यान से देखो, ये अगर आप इस वैल्यू को लिख रहे हो तो इस वैल्यू को लिख रहे हो तो जो n की वैल्यू रहेगी वो 1 से शुरुआत करोगे। अब जैसे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये अगर इसको लिख रहे हो तो n की वैल्यू कहाँ से शुरुआत करनी है आपको, ये 0 से शुरुआत करनी, करेक्ट। n की वैल्यू 0 रखो, देखो कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू पाई कितना आ गया पाई। n की वैल्यू 1 रखो तो 2+1 3 पाई, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4+1 5 पाई, इस तरीके से आ जाएगा ये। लेकिन अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो कि जो फाई की जो जनरल वैल्यू होती है ये वाली होती है 2n-1 इंटू पाई, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको 1 से शुरू करनी है। n की वैल्यू 1 रखोगे 2-1 पाई, फिर n की वैल्यू 2 रखोगे 4-1 3 पाई। इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस के आपके पास दो फार्मूले, इसमें से किसी भी एक फार्मूला को आपको पिक करना है, दोनों फार्मूला को आपको पिक नहीं करना है। तो बेटर होगा कि आप इस फार्मूले को क्या करो, ये पिक करो, क्योंकि इस फार्मूले के पिक करने से आगे आने वाली बहुत ढेर सारी चीजें क्या होगी, एज अ कंफ्यूजन आपकी यहाँ से ये दूर हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कोई पूछे इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेज डिफरेंस की कंडीशन 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस की कंडीशन कितनी होती है आपकी, 2n-1 इंटू पाई। ये बात समझ में आ रहा है? अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये अभी इनकी पहली कंडीशंस है। इसके बाद इसकी एक दूसरी कंडीशन भी क्या करनी है हमको, ये पढ़नी है। तो इधर कंस्ट्रक्टिव इधर डिस्ट्रक्टिव है आपका ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए अपन ने क्या निकाला कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, ये 2n पाई होना चाहिए, ये करेक्ट। और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, ये, तो यू हैव टू फार्मूलाज कि दैट इज योर 2n+1 इंटू पाई भी हो सकता है और 2n-1 इंटू पाई भी हो सकता है यहाँ पर, ये करेक्ट। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पाथ डिफरेंस। क्लियर? इसको समझाने के बाद अपन फिर से यहाँ पर आएंगे आपका ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है ये, तो फेज क्या होता है, सबसे पहले सुनो। यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक रेस हो रही है, यहाँ दो बंदे हैं, एक बंदा ए और दूसरा बंदा कितना आपका, ये बी है। t=0 पर दोनों यहाँ पर क्या है आपकी, ये खड़े। इन दोनों के बीच में रेस होनी है और दोनों की इस लाइन पर पहुंचना। t=0 पर रेस स्टार्ट होती है और ए वाला यहां से उठकर कहां आ गया आपका, ये यहां पर, और बी वाला यहां से उठ के कहां पर आ गया आपका, ये यहां पर आ गया। ये बात समझ में आ रहा है? ये सब कंडीशन कब की हो रही है आपकी, है t=0 पर। तो यहां पर जब पहुंचे तो टाइम कितना हो गया, t=10 सेकेंड। तो t=10 सेकेंड पर मैंने देखा कि ए और बी दोनों एक साथ पहुंचे, ए और बी दोनों एक साथ पहुंचे। ये बात समझ में आ रहा है? और अगर ए और बी दोनों अगर एक साथ पहुंच रहे हैं तो ए और बी के बीच में अगर सिंपल सा मैं पूछूं कि एक साथ पहुंचने का क्या मतलब है, क्या ये हर समय एक ही जैसा एक साथ रहे होंगे? नहीं, हो सकता है ए पहले स्लो चलाओ, बी फास्ट चलाओ, फिर ए फास्ट हो गया और बी स्लो हो गया। तो एक साथ पहुंचने के यहाँ कई ढेर सारी सिचुएशन है। इस चीज को क्लियर करने के लिए जब एक साथ पहुंचे तो कैसे पहुंचे होंगे, तो मैंने ढेर सारे टाइम स्लॉट्स यहाँ पर क्या किए, टिक किए। मैंने देखा t=2 सेकंड पर, t=4 सेकंड पर, 8 सेकंड पर और 6 और 8 सेकंड पर देखा। तो जब t=2 सेकंड पर देखा तो ए यहाँ था, बी यहाँ था। t=4 पर देखा तब भी ए यहाँ था, बी यहाँ था। 6 पर भी ए यहाँ, बी यहाँ, और 8 पर भी ए यहाँ और बी यहाँ। मतलब ऐसा हुआ जर्नी में कि जहां जहां ए जिस टाइम पर था सेम उसी टाइम पर बी भी आपका प्रेजेंट था। ये बात समझ में आ रही है? इस केस में अगर कोई पूछे कि ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस कितना कहा जाएगा आपका यहाँ पर, ये दैट इज योर 0 कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेव, दोनों ही ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसे और एक ही तरीके से क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं। फेज डिफरेंस 0 कब होता है, जैसे ये एक वेव है और ये कैसी होगी, दूसरी वेव है। ये फर्स्ट वेव है, ये आपकी सेकेंड वेव है। दोनों वेव्स सेम फेज में, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। क्यों फेज डिफरेंस 0 कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर इस वेव में 0 है, यहाँ भी 0 है, सेम टाइम पे दोनों 0 हो रही, सेम टाइम पर दोनों मैक्सिमम हो रही हैं, सेम टाइम पर दोनों के क्रस्ट बनना है, सेम टाइम पर दोनों के ट्रप बनना है। इसका मतलब दोनों वेव बिल्कुल एक साथ एक ही जैसा चल रहे हैं, इसलिए इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आपका, ये 0। अब यहाँ पर तो ये समझ में आ गया कि इस एग्जाम्पल में जो फेज डिफरेंस है वो कितना आपका, 0। पाथ डिफरेंस कितना? तो पाथ डिफरेंस का मतलब ये है कि इस पोजीशन से, अगर यहाँ पर ये जो पोजीशन मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर कैसा आपका बी है। अगर मैं कहूँ टाइम t=2 सेकेंड पर ए यहाँ पर था और बी यहाँ पर था, ये बात समझ में आ रही है? तो भाई ए यहाँ पहुंचा है, बी यहाँ पहुंचा है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, सपोज 2 मीटर। ये बात समझ में, ध्यान समझना, दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, सपोज 2 मीटर का। ये 2 मीटर ए और बी के बीच में क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन इस कंडीशन में
इस कंडीशन में क्या है आपका ये कि जब ए और बी दोनों हर एक टाइम पर बिल्कुल एक जैसा और एक ही जैसा थे, ये सेम टाइम पर सेम पोजीशन, सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन, सब कुछ सेम था, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया आपका, 0 हो गया। और पाथ डिफरेंस को किससे डिनोट करना, आपको डेल्टा एक्स से डिनोट करना। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर ध्यान समझना है। सपोज यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी में मुझे फिर से रेस करानी, ए वाली पोजीशन यहाँ पर था और बी यहाँ पर था। अपन बी के साथ चीटिंग करने जा रहे हैं। वी 5 मीटर क्या था आपका, पीछे था, किससे, ए से। टी इज इक्वल टू 0 पर दो में रेस करा रहे हैं, एक को अपन ने आगे खड़ा किया, एक को अपन ने पीछे खड़ा कर दिया। तो क्या दोनों की पोजीशन एक जैसी है, नहीं है। फिर जब पहुंचे तो ए यहाँ पहुंच गया और बी अभी आपको यहीं पहुंचा था, ये अभी भी गैप कितना आपका 5 मीटर है। तो क्या किसी भी टाइम पर दोनों एक साथ आए होंगे, नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, पाथ डिफरेंस है। और जब ये किसी भी टाइम पर एक साथ नहीं आए होंगे तो इनके बीच का फेज डिफरेंस भी यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल एक जैसा मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर किन्हीं भी दो वेव्स की सुपर इम्पोजिशन के दौरान फेज डिफरेंस 0 नहीं होगा तो उनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है आपका, यहाँ पर ये दैट इज योर 5 मीटर। कि ऑलरेडी ए आगे था और बी कैसे था आपका, पीछे था। तो फेज टू डिफरेंस 0 तब होता जब ए यहाँ होता, बी भी यहाँ होता, ए यहाँ पहुंचता, बी यहाँ पहुंचता, ए यहाँ पहुंचता, बी सेम टाइम पर, तब फेज डिफरेंस 0 होता। लेकिन अगर फेज डिफरेंस 0 होता तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है कि अलग अलग टाइम पर दोनों की पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों का फेज डिफरेंस 0 नहीं। ये बात समझ में आ रहा। और जब फेज डिफरेंस 0 नहीं है तो पाथ डिफरेंस भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। सो यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये ध्यान से समझना है इसको। ये तो इसका मतलब क्या है कि अगर फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस आता ही आता। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, और वो रिलेशन होता है फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कितना होता है आपका, डेल्टा एक्स होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर फेज डिफरेंस 0 है तो डेल्टा एक्स, जिसको पाथ डिफरेंस बोल रहा हूँ, इन सबको इधर भेज दो, वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस फार्मूले के डेरिवेशन पर अपन नहीं जा रहे हैं, बिकॉज इट्स द फार्मूला विच इज टोटली बेस्ड ऑन क्लास 11। ये बात समझ में आ रही है। अपने को इस फार्मूले का क्या करना है, सीधे सीधे रिजल्ट का क्या करना है, अपने को ये यूज करना है। तो जो डेरिवेशन अभी कर रहे थे और यहाँ तक पहुंचे थे, अभी इसी के नीचे अभी और चलना है, और इसके भी नीचे अभी हमको और चलना। ये बात समझ में आ रहा है। तब जाके कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस क्या होंगी, आपकी खत्म होंगी। लेकिन उसके लिए कॉपी के साइड में आपको लिखना पड़ेगा, कहीं पर भी साइड में लिख लेना कि जो रिलेशन होता है यहाँ पर आपका, ये दैट इज योर रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स एंड फेज डिफरेंस फाई। क्लियर? जो रिलेशन होता है ये होता है फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या होता है, डेल्टा एक्स। लैम्डा यहाँ क्या है, जो भी वेव सुपर इम्पोज करेंगे ये उनका क्या है आपका, ये वेवलेंथ है। तो अगर यहाँ से कोई क्या है, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाई, और ये लैम्डा और 2 पाई इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये 2 पाई हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले को क्या करना आपको याद रखना है। अब जो डेरिवेशन यहाँ तक लिखा था उसी के नीचे कंस्ट्रक्टिव को क्या देखना है हमको, पाथ डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ आपका, ये कंस्ट्रक्टिव आपको उसी के नीचे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और इधर क्या लिख रहा हूँ मैं आपको, ये दैट इज जो डिस्ट्रक्टिव लिख रहा हूँ, करेक्ट। तो कंस्ट्रक्टिव में जो फेज डिफरेंस आया था ये कितना आया था, 2n पाई, और डिस्ट्रक्टिव में जो फेज डिफरेंस आया था ये आया था 2n प्लस 1 इंटू पाई आया था। और दूसरा कौन सा आया था आपका, ये दैट इज जो 2n माइनस 1 इंटू कितना आया था, पाई आया था। अब इन दोनों में से आपकी जो भी इच्छा यूज करो, मेरी मानो तो बेटर तरीका है इसको यूज करने, क्योंकि इसको यूज करने से बहुत ढेर सारी चीजें क्या होंगी, आगे जाके रिजॉल्व होंगी। ये बात समझ में आ रही है। तो अपने को क्या करना है, इसको यूज करना है। तो सबसे पहले अगर ये कंस्ट्रक्टिव में अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद कंस्ट्रक्टिव में देखना होता है कि वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना था। ये तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा है फाई इंटू कितना हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू कितनी आती है कंस्ट्रक्टिव के लिए, दैट इज जो 2n पाई इंटू लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये n लैम्डा आ गया। और जहां से n की वैल्यू कितनी थी आपकी है, इसके लिए 0 1 2 3 इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, n की जगह 0 रखो, फिर लैम्डा होगा, फिर 2 लैम्डा होगा, फिर कितना होगा, 3 लैम्डा होगा। इस तरीके से पाथ डिफरेंस आपको जनरेट होगा। अब ये क्या है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, दैट इज योर इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद ये ढेर सारी चीजें बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर कोई पूछे कि पाथ डिफरेंस कितना है डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका, ये तो पाथ डिफरेंस कितना निकल के आएगा, तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई हाउ मच, दैट इज योर 2 पाई। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख लो। सपोज अपन इस फॉर्मूले को लेकर लास्ट तक चलें, क्लियर।
इस फार्मूले को लग रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2n+1 इंटू पाई हो जाएगा और इंटू लैम्डा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई। तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 2n+1 इंटू कितना आ गया आपका ये λ/2 आ गया ये। और ये होता है पाथ डिफरेंस, किस कंडीशन के लिए होता है आपका ये, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। अब यहाँ पर जब इस फार्मूले को लगाया था तो मैंने n की वैल्यू 0 से शुरुआत की थी, तो अगर इसी फार्मूले को लगा रहे हैं तो n की वैल्यू 0 से होगी, तो n की वैल्यू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, इस तरीके से रख दो। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा λ/2 आ जाएगा, 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 3 λ/2 आ जाएगा, 2 रख दोगे तो 5 λ/2 आ जाएगा। इस तरीके से ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया आपका, ओके हो गया, ये बात समझ में आ रही है। अब अगर आपसे सिंपल सा कोई पूछता ही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में क्या लिखा जाता है आपका ये, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है ये होता है 2n पाई, और जो पाथ डिफरेंस होता है आपका ये डेल्टा एस दैट इज योर n लैम्डा। ये दोनों कंडीशन क्या रखनी है, रखनी। अगर ये दोनों कंडीशन लग रही तो इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, ये मैक्सिमम होगी। और अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ सुपर इम्पोज किया है, और अगर ये सुपर इम्पोज किया है तो कैसा रहेगा आपका यहाँ पर ये ब्राइट रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब मैंने बताया ब्राइट। अब यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आया कि फाई इज इक्वल टू 2n+1 इंटू क्या आ गया आपका पाई आ गया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2n+1 इंटू कितना आ गया आपका λ/2 आ गया। ये बात समझ में आ रहा है। इस कंडीशन पर इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्रस्ट का सुपर इम्पोजिशन किससे हुआ होगा, ट्रफ से हुआ होगा। और यहाँ पर जो जोन बनेगा ये बनेगा, कैसा जोन बनेगा आपका, ये डार्क जोन बनेगा। ये डार्क और ब्राइट क्या है, बस 2 मिनट रुक जाओ तो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक में बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट लिखने को नहीं आएगा और ना तो इस एक्सपेरिमेंट से कुछ पूछा जाएगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद यंग्स ने, यंग साइंटिस्ट याद है ना, हाइजेंस का जूनियर साइंटिस्ट, फर्स्ट लेक्चर देखना वेव ऑप्टिक्स से समझ में आ जाएगा। तो यंग्स ने कुछ कैलकुलेशन की थी इसके रिगार्डिंग, वो कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल आते हैं और उस कैलकुलेशन के डेरिवेशन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया इन्होंने, तो इस एक्सपेरिमेंट को कुछ ऐसे किया ये कि सपोज आपका क्या है यहाँ पर, ये सपोज ये पूरा इस तरीके से ये एक वॉल है, और इस वॉल के अंदर ये पूरा रूम आपका कैसा ये तैयार है। इस वॉल के अंदर पूरा रूम कैसा आपका यहाँ पर तैयार है। इसने इस वॉल पर 2 स्मॉल स्मॉल ओपनिंग की है, एक होल यहाँ किया बहुत फाइन होल, और एक बहुत फाइन होल यहाँ किया। तो यहाँ पर 2 होल की क्या की इसने ओपनिंग की है, बहुत टीनी होल है। तो यहाँ पर दोनों होल्स को बोलते हैं स्लिट। ये पहली स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, इसको S1 बोलूंगा मैं और इसको S2 बोलूंगा। क्योंकि 2 स्लिट हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगा, डबल स्लिट। ये बात समझ में आ रहा है, 2 जगह ओपनिंग की। यहाँ पर ये रूम पूरा अंदर की तरफ क्या है आपका, ये पैक है। मान लो ये पूरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के एक वॉल पर क्या कर दिया अपन ने, 2 होल्स कर दिए यहाँ पर ही। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, एक बल्ब लिया, और ये बल्ब कैसा है, एक लाइट का सोर्स का काम करेगा। और ये कौन सा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। बिकॉज आपको पता है कि लाइट के अंदर कई ढेर सारे कलर्स होते हैं, सारे कलर्स की वेवलेंथ क्या होती है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऐसी लाइट यूज करनी है जिसके पास केवल एक ही वेवलेंथ है। जैसे अगर जो सन से आने वाली जो लाइट होती है उस पर पूरा विबग्योर का पैटर्न होता है, और अगर पूरा विबग्योर का पैटर्न होता है तो इसका मतलब क्या हो गया वहां पर ये कि जो सन से लाइट आ रही है आपकी ये, वहां पर कई ढेर सारी वेवलेंथ है। लेकिन अगर अपन केवल रेड लाइट को ले लें तो रेड लाइट के पास केवल रेड कलर होगा, रेड कलर होगा केवल रेड की वेवलेंथ होगी। तो एक ऐसी लाइट जिसके पास एक सिंगल वेवलेंथ होती है उस लाइट को क्या बोलते हैं आप, मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया आपने, सपोज रेड बल्ब ले लिया। ये बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही रेड बल्ब ऑन किया तो इससे लाइट क्या होगी, जाके स्लिट पे टकराएगी। अब स्लिट पूरा, ये जो पूरा प्लेन है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन जो लाइट इसके होल्स के पास पहुंचेगी वो लाइट क्या रहेगी, इस चैम्बर, इस डार्क रूम के अंदर जाएगी। और जब डार्क रूम के अंदर जाएगी तो पता नहीं वहां पर क्या हुआ कि जब आपने ऊपर से देखा तो ऊपर से देखने के बाद क्या नजर आया कि पूरे रूम पर जस्ट लाइक गैलेक्सी हो गया। कहीं पर शाइनिंग हो रही है, कहीं पर टिमटिमा, ऐसा रहे जैसे तारे टिमटिमा रहे, क्लियर। और एक स्क्रीन रहेगी, स्क्रीन पर भी देखोगे एक जोन बीच में ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट देखते हैं इस तरीके से ये। तो यहाँ पर ध्यान समझना ये, तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, करेक्ट। सपोज ये क्या है आपका, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट।
डन। फिर इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को क्या किया, यहां पर एक वॉल है, करेक्ट। इस वॉल पर दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग यहां, एक ओपनिंग यहां। इसको बोल दिया इन्होंने ये क्या, दैट इज योर S1, और इस ओपनिंग को क्या बोला इन्होंने, S2। S1 और S2 क्या कहलाएंगे आपकी, दैट इज योर स्लिट्स, जो कि दो है, इसलिए डबल स्लिट एक्सपेन। अंदर पूरा डार्क रूम है, ठीक। और यहां पर उस रूम के एक दीवार, ये इसके जस्ट अपोजिट सामने वाली दीवार यहां पर है, जिसको यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपका, ये दैट इज योर स्क्रीन बोल रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है। अब जैसे ही बल्ब ऑन होगा तो इससे क्या होगी, लाइट जाएगी इस तरीके से, ढेर सारी लाइटें जाएंगी आपकी इस तरीके से। लाइट जाने का मतलब क्या है कि इससे वेव फ्रंट चला, क्योंकि कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो कैसा वेव फ्रंट चला आगे की ओर आपका, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट चला। तो उस वेव फ्रंट का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये लाइन तो आगे ओपनिंग नहीं है इसमें, जो वेव फ्रंट यहां जाएगा रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा। लेकिन जो वेव फ्रंट यहां और यहां पहुंचा होगा, ध्यान समझना, वो वेव फ्रंट तो आगे जाएगा ही। ये बात समझ में आ रहा है। तो वेव फ्रंट क्या हुआ कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर क्या किया आपने, इस बल्ब को ऑन किया, और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर इसका वेव फ्रंट S1 और S2 वाली ओपनिंग पर पहुंच गया एक साथ। बिकॉज दोनों सोर्स की पोजीशन इस प्राइमरी सोर्स से कैसी आपकी सेम टू सेम है, तो जो भी वेव फ्रंट जाएगा वो वेव फ्रंट S1 और S2 पर बिल्कुल एक साथ पहुंचेगा। तो जैसे ही S1 और S2 पर पहुंचा तो S1 पर एक वेव फ्रंट आ गया। और आपको पता है कि एक मैंने बताया था यहाँ पर हाइजेंस प्रिंसिपल में कि सपोज अगर ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट पर का मतलब होता है कि वहां पर रहने वाले ढेर सारे पार्टिकल जो एक साथ क्या किए आपके, वाइब्रेट किए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। वो सारे पार्टिकल्स भी अपनी वेवलेट्स क्या करना शुरू कर देते हैं, जनरेट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वेव फ्रंट पर रहने वाले जो पार्टिकल रहते हैं, अगले वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी सोर्स का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कितने पार्टिकल्स इस ओपनिंग में, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही वेव फ्रंट यहाँ से निकलेगा, जैसे ही वेव फ्रंट यहाँ और यहाँ एक साथ पहुंचाइए, तो यहाँ के पार्टिकल्स एक साथ वाइब्रेट करेंगे, और जब ये एक साथ वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ के पार्टिकल नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए खुद की वेव्स क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। मतलब यहाँ के पार्टिकल्स नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी सोर्स का क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ जो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है वो ये, कोई भी पार्टिकल जब वेव जनरेट करता है तो वो इस तरीके की वेव जनरेट करता है। ये बात समझ में आ रही है, करेक्ट। कैसे तरह की वेव जनरेट करता है, इस तरीके से। एक क्रस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, ट्रप होगा, फिर ट्रप के बाद फिर क्रस्ट, फिर ट्रप, क्रस्ट के बाद फिर क्या होगा, ट्रप होगा। लेकिन यहां पर मैं इस पार्टिकल से जब वेव जनरेट कराऊंगा तो इस तरीके से नहीं जनरेट कराऊंगा, मैं कहूंगा ये इस तरीके से वेव जनरेट कर रहा है। तो जब मैं डार्कर लाइन बना रहा हूं तो इसका मतलब वो क्रस्ट वाला पोर्सन है। क्रस्ट के बाद कौन सा आएगा, ट्रप वाला। तो इसके बाद मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा, तो इसका मतलब ये क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ट्रप हो गया। ये फिर इसके बाद क्रस्ट है तो फिर मैं एक डार्कर बनाऊंगा, फिर इसके बाद ट्रप है तो फिर मैं एक डॉटेड बनाऊंगा। तो यहां पर सोर्स से मुझे इस तरीके से वेव्स को क्या करना है, आपका ये जनरेट करना है। डॉटेड का मतलब क्या हो गया, ट्रफ, और डार्कर का मतलब क्या हो गया, क्रस्ट। और हर एक डार्कर के बाद एक डॉटेड, हर एक डार्कर के बाद एक हर एक डॉटेड के बाद एक डार्कर लाइन आएगी। रीजन क्या है इसका, ये कि एक क्रस्ट के बाद एक ट्रफ, एक क्रस्ट के बाद एक ट्रफ। तो यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये तो सिंपल सा क्या करना है आपने, ये यहाँ पर ये जो सोर्स हैं, इन सोर्सेज ने क्या किया आपकी, ये वेव जनरेट करना शुरू किया। तो S1 ने क्या किया, सेम टाइम पर S1 और S2 के सोर्सेज ने वेव जनरेट किया। इसके सोर्स ने इस तरीके से जनरेट किया, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से जनरेट करेगा। रीजन क्या है कि दोनों सोर्सेस कैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, और दोनों सोर्सेस सेम वेव फ्रंट से एक ही टाइम पर क्या हुआ, एक ही जैसा डिस्टर्ब हुए, इसलिए एक ही जैसी वेव क्या होगी, जनरेट होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या किया, दोनों ने क्रस्ट जनरेट किया। फिर इसके बाद क्या ये जनरेट करेंगे, आपका एक ट्रफ जनरेट करेंगे। तो ये भी क्या जनरेट करेगा, एक आपका ये इस तरीके से ये ट्रफ जनरेट करेगा, और वेव जो जनरेट हो रही है आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, एक क्रस्ट इसने यहाँ पर जनरेट किया, तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, एक क्रस्ट यहाँ पर जनरेट करेगा ये। फिर इसने क्या किया, एक ट्रफ अपनी जनरेट किया इस तरीके से, ये करेक्ट, इस तरीके से अपनी आप ये एक ट्रफ जनरेट कर रहा। तो ये भी क्या करेगा, अपनी एक ट्रफ जनरेट करेगा इस तरीके से, सेम टू सेम रहेगा दोनों का ये, करेक्ट। फिर ये क्या जनरेट करेगा, अपना एक क्रस्ट जनरेट करेगा इस तरीके से। फिर इसने भी क्या किया, अपना एक क्रस्ट जनरेट किया इस तरीके से। फिर ये क्या करेंगे, ये अपना एक ट्रफ जनरेट करेगा इस तरीके से। तो ये भी क्या करेगा, अपना एक ट्रफ जनरेट करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये वेव्स क्या हुई, इस तरीके जनरेट हुई, और मीडियम में क्या होने लगी, आपकी आगे की तरफ बढ़ने लगी। और जब ये मीडियम में आगे की तरफ बढ़ने लगी, तो यहां पर जो स्क्रीन थी, स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा अजीबोगरीब पैटर्न हमको दिखाई दिया। और किस तरीके का पैटर्न दिखाई दिया वो बहुत ध्यान से समझना, आप ये ध्यान समझना। स्क्रीन में
जो इन दोनों स्लिट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसका मिड पॉइंट यहां से खींचा, यहां पर स्क्रीन में यहां पर एक ब्राइट जोन मिला, जिसको क्या बोला गया आपका ये, दैट इज योर सेंट्रल ब्राइट बोला गया। फिर सेंट्रल ब्राइट के बाद स्क्रीन में यहां पर एक डार्क मिला, फिर क्या मिला, एक ब्राइट मिला, फिर एक डार्क मिला, फिर क्या मिला आपको, एक ब्राइट मिला, फिर एक डार्क मिला नीचे की तरफ, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ये क्या है, बस 2 मिनट रुकते जाना, करेक्ट। अब ध्यान समझना है, जब इस तरीके से सोर्सेस से वेव निकलेंगी तो देखो एक सोर्स की वेव दूसरे सोर्स की वेव को कट भी कर रहा, कहीं ना कहीं कट कर रही है आपकी। कट करने के यहाँ 2 तरीके हैं, या तो डार्कर लाइन डार्कर को कट कर रही होगी, या तो डॉटेड वाली डॉटेड को कट कर रही होगी, या तो एक की डार्कर दूसरे की डॉटेड को कट कर रही होगी। तो डार्कर का मतलब मैंने क्या होता है, क्रस्ट क्रस्ट। डॉटेड का मतलब मैंने क्या होता है, ट्रफ ट्रफ। तो ये क्या है, क्रस्ट और ट्रफ है। तो जहां जहां क्रस्ट क्रस्ट या ट्रफ ट्रफ करेंगे तो वहां पर फेज डिफरेंस 0 होगा, इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगा तो कैसा जोन होगा, वो आपका ब्राइट जोन होगा। और जहां पर क्रस्ट और ट्रफ करेंगे वो इंटेंसिटी वहां पर क्या होगी, मिनिमम होगी, बिकॉज फेज डिफरेंस 180। और वहां पर कैसा जोन बनेगा आपका, ये डार्क जोन बनेगा। तो ये जहां भी मिल जाएगा तो इसका मतलब जोन कैसा है आपका, वहां पर ये ब्राइट, क्योंकि इंटेंसिटी क्या हो चुकी है वहां पर मैक्सिमम। और ये जहां पर मिलेगा ये जोन कैसा रहेगा आपका, ये डार्क रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है यहाँ पर आपकी, ये दैट इज योर मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको देखते हैं, ये इसी तरीके से पूरे में ही सुपर इम्पोज हुआ। तो पूरे में ही कहीं कहीं डार्कर जोन दिख रहा अंदर ही अंदर, कहीं कहीं ब्राइट, मतलब कहीं कहीं चमक दिख रही है, कहीं कहीं अंधेरा दिख रहा। सेम वही स्क्रीन में पैटर्न इस तरीके से मिला उसका ही। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो आप फटाफट, जैसे यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जो कटिंग हो रही 2 डॉटेड के बीच में हो रही, फिर 2 डॉटेड के बाद इस लाइन पर एक ब्राइट की कटिंग हो रही है। फिर आगे जाओगे तो ये थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बन गया इस तरीके से ये। तो आगे जाने पर भी आपको ऐसा ही लगेगा। यहाँ पर ये इस पे इस तरीके से कर देता हूं मैं, इस तरीके से। तो आगे देखोगे एक डार्कर ने, मतलब कि 2 ट्रफ ने कट किया है। मतलब इस लाइन पर जितनी भी कटिंग हो रही है, वो सारी कटिंग या तो ट्रफ से ट्रफ की हो रही है, या क्रस्ट से क्रस्ट की हो रही है, या ट्रफ से ट्रफ, फिर क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ क्रस्ट। मतलब इस लाइन पर जब भी वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम जोन कैसा होगा, ब्राइटर। इसलिए इसी लाइन के क्रॉस कौन सा जोन बना है यहाँ पर आपका, ये ब्राइटर। उसको क्या बोला गया आपका, ये सेंट्रल ब्राइट बोला गया। फिर इसके बाद जब आगे आते हैं, जैसे जस्ट ऊपर ही जाओ, थोड़ा सा ऊपर देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डार्कर ने डॉटेड को किया, फिर यहाँ पर एक डार्कर ने डॉटेड को, फिर यहाँ पर एक डार्कर ने डॉटेड को। तो इससे मिलने वाली लाइन को अपन ने क्या किया, यहाँ पर ये एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब इस लाइन पर जब भी वेव्स मिलेंगी इसकी और इसकी, हमेशा कौन सा जोन बनाएंगी, डार्कर जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ एक ट्रफ पर किसके साथ हो रहा है, क्रस्ट के साथ हो रहा है। फिर इसके बाद ऊपर जाओगे आप, ये थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो देखोगे यहाँ ट्रफ से ट्रफ ने किया, ये आगे क्रस्ट से क्रस्ट करेंगे। इसका मतलब इसके बाद जो लाइन जाएगी, इस लाइन पर जो भी इंटरफेरेंस होंगी, दोनों वेव जब भी इस लाइन पर मिलेंगी तो कौन सा जोन बनाएंगी, आपका ब्राइटर जोन बनाएंगी। इस तरीके से अपन ने सारे जोन को देखा, तो डार्कर ब्राइटर, इस तरीके से सारे जोन क्या होने लगे आपकी, ये मिलने लगे। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो स्क्रीन में पैटर्न मिल रहा है, ये कि यहाँ पर ब्राइट मिल रहा है, फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इसको बुक में डायग्राम देखना और अपने आप एनालिसिस करना, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा डायग्राम में बड़ी हौच पौच हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी पैटर्न मिलता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये इसको बोलते हैं फ्रिंज। इसको क्या बोलते हैं आप, ये फ्रिंज बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। तो जो यहाँ पर मिलती है ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। जो यहाँ पर मिलती है इसको बोलते हैं फर्स्ट डार्क। जो यहाँ मिलती है फर्स्ट ब्राइट, फिर मिलती है सेकेंड डार्क, फिर मिलती है सेकेंड ब्राइट। सिमिलरली नीचे ये होती है फर्स्ट डार्क, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। और ये क्या कहलाती है आपकी, ये सेंट्रल फ्रिंज कहलाती है। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको मैं नेक्स्ट टर्न पे फिर से एक बार क्या करूंगा, इसको आपका एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी नेक्स्ट टर्न पे। बस 2 टर्न में ये चैप्टर में क्या करने वाला हूँ, फिनिश करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।